एक महत्वपूर्ण देश में जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है, ऐसा विषय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पर आज आयोजित इस चर्चा में, जिसका आयोजन सेंटर फॉर रिफॉर्म्स डेवलपमेंट जस्टिस हमारे सम्मानीय सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष को मैं धन्यवाद दूंगा कि इस संगोष्ठी में मुझे आपने आमंत्रित किया। सभी विशेषज्ञ जो आज मेरे सामने बैठे हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। विशेष रूप से आज के कार्यक्रम में उपस्थित प्रोफेसर एम.के. सिंह साहब, श्री सिद्धार्थ मिश्रा जी, श्री ज्योति तिवारी जी, श्री पवन सिंह जी, विकास सिंह और सभी उपस्थित इस क्षेत्र के विशेषज्ञ। मुझे लगता है ये ऐसा विषय है खाद्य सुरक्षा जो मेरे लिए खासतौर से इस विषय पे किसी चर्चा में हिस्सा लेना, बातचीत करना मेरे सबसे लिए सुखद अनुभव होता है। कि पेपर में पढ़ता हूँ, कहीं चर्चा में जब लोग हिस्सा लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग छत्तीसगढ़ की चर्चा, गरीबों की चर्चा कर रहे हैं, उन लोगों की चर्चा कर रहे हैं जिनकी वजह से आज बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, खेत खेती लहला रहे हैं, कारखाने यदि चल रहे हैं, बड़ी बड़ी 6 लेन सड़कों का निर्माण हो रहा है। उसके पीछे जो श्रमवीर है, उसके पीछे जो भूमिहीन, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास सिर्फ पत्थर गिट्टी तोड़ने के लिए हाथ है, श्रम है, ऐसी करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए यदि ये देश चिंता कर रहा है बहुत विलंब से, बहुत देर हो गई। रोटी कपड़ा मकान कितनी बार 1947 से लेकर सभी राजनीतिक दलों की पहली पंक्ति में आप हर बात को पब्लिक डोमेन में रखें, खुल के चर्चा करें, आलोचना से डरना बंद करें। क्योंकि जो आलोचना से डरता है वो एक कदम जीवन में आगे बढ़ नहीं सकता। किस बात का डर है? गरीबों के लिए कर रहे हो आप, बीपीएल परिवार के लिए कर रहे हैं, मजदूरों के लिए कर रहे हैं, जिनके पास 2 टाइम खाने की भोजन की व्यवस्था उनके लिए कर रहे हैं। फिर दुनिया में किससे डरना? वही तो भगवान है, वही तो ईश्वर है, वही तो आपको बनाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक कौन बनाता है? उसी के मतदान से तो हम लोग बन के आते हैं कि कपड़ा पहने उन्हीं की वजह से। फिर किस बात पर? मगर उसके बाद पीछे से दरवाजा आए तो देर आए दुरुस्त आए, चर्चा से डर। ये चावल की बहस छत्तीसगढ़ में कब से चल रही है? मैं एक छोटा सा 1857 लोग बोले कि कहाँ ये 2013 में 1857 में क्यों जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि है इसलिए जा रहा हूँ। 1857 पूरे देश में एक दौर था क्रांति का, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत थी। उस दौर में चावल कहां से आ गया? वहीं से चावल की पुकार छत्तीसगढ़ में शुरुआत हुई है। सोना खान के जमींदार शहीद वीरनारायण सिंह 1857-1856 दुनिया जानती है कि सबसे बड़ा अकाल इस पूरे हिंदुस्तान और एशिया में यदि आया था, इसको बोलते हैं 56, 54, 55 का काल। बुजुर्गों से यदि पूछोगे तो दुबला पतला आदमी देखता है तो बोले 56 के अकाल वाला है, आज भी बोलते, क्योंकि वो 56 का अकाल, 55 का अकाल, 54 का अकाल, बुजुर्ग जो बैठे उनको शायद आज भी उसका जिक्र करते हो। वो दौर था हिंदुस्तान में और छत्तीसगढ़ में। वो पूरा इलाका हमारा छत्तीसगढ़ का जो वनांचल है, सोना खान से जुड़ा हुआ, हजारों मौत हो रही। उस समय शहीद वीरनारायण जो वहां के जमींदार थे, उनको लगा कि खाद के गोदाम अंग्रेजों के भरे हैं, व्यापारियों के भरे हैं और हमारे हजारों लोग भूख पड़ रहे हैं और इनको ऊंची कीमत बेच रहे हैं। उसने बंदूक उठाया, अंग्रेजों के खिलाफ उस गोदाम को लूटकर गरीबों को बांटना शुरू किया। अंग्रेजों को लगा कि ये पूरे ब्रिटिश सल्तनत को चुनौती है, लोगों को लगा कि ये चुनौती दे रहा है और चावल के गोदाम लूट रहा है। और उस समय शहीद वीरनारायण ने बगावत की, उसको रायपुर के सेंट्रल जेल में कैद कर दिया गया। शहीद वीरनारायण जेल तोड़ के भाग गए। अंग्रेज की जेल आज भी छत्तीसगढ़ का इतिहास लिखता है। और जब फिर वापस आके उन्होंने अपने आप को संगठित किया
अंग्रेजों ने दोबारा पकड़ा और रायपुर का जो सबसे बड़ा चौक जिसको आज कहते हैं जय स्तंभ चौक, वहां पे सरेआम उनको गोली मार दिया। 1857 से लेकर चावल की वो लड़ाई, युद्ध की वो लड़ाई कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ और देश के लोगों के मन में, और मैं जब राजनीति शुरू किया तो मुझे लगा कि ये शहीद वीरनारायण की चिंता, आज मुझे अंग्रेजों के सामने कोई लूटने की जरूरत नहीं है, मुझे कहीं गोदाम लूटने की, मुझे कानूनी स्वरूप उसको देने की जरूरत है ताकि हजारों लाखों लोग ये प्रेरणा यदि मिली है इस काम को करने के लिए, तो उस शहादत से और इस पूरे अधिनियम को मैंने शहीद वीरनारायण को समर्पित किया था कि उनकी वजह से छत्तीसगढ़ ने इस कानून को बनाने में पूरी ताकत लगा काम किया और आज वो सफल हुए हैं। इसकी शुरुआत इस पृष्ठभूमि से हुई। 2-3 विषय जो प्रोफेसर साहब बता रहे थे, MP सिंह साहब, तो देश में बड़ा चिंतन होता है, बड़ी चिंता होती है, देश डूब जाएगा, CDP में हमारा इतना बड़ा शेयर चला जाएगा, 1,25,000 करोड़ चला जाएगा, 1,30,000 करोड़। पेट्रोलियम सब्सिडी कितना देते हैं इसके लिए? देते 1,50,000 करोड़ से लेकर 2,000 करोड़ तक। बैंक के खाते कितने डूबते हैं इंडस्ट्री और दूसरे लोगों के? 2,000 करोड़ से ज्यादा के। ये 1,25,000 करोड़ इस देश की इकोनॉमी के लिए कोई हिस्सा नहीं। सड़क, पुलिया, स्कूल, अस्पताल बनते रहेंगे, बन जाएंगे, आगे बनेंगे, पीछे बनेंगे, मगर पीढ़ियों में भी परिवर्तन आ गया। कुपोषित बच्चे भी हमारे रहे, खाद का संकट बना रहा, खाद के गोदाम यदि भरे हैं और उसके नीचे होकर इंसान सोता है तो उस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को नींद नहीं आनी चाहिए। तो ये मेरी मान्यता है। कितने अनाज बढ़ाएंगे, कितने गोदाम भरे हैं, 10 साल 5 साल जानवरों के लायक नहीं, काहे नहीं उसको कम कीमत में हम दे सकते, सब्सिडी देंगे उनको, परिवारों को दे सकते। 10 साल 12 साल से रखने की व्यवस्था नहीं है तो कम से कम गोदाम में नहीं रख सकते तो किसी के घर में तो पहुंच जाए वो राशन। सिस्टम बनाने की जरूरत थी, व्यवस्था को बेहतर करने की जरूरत थी। मैं तकनीकी विषय ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि विकासशील ने बहुत अच्छे से आपको पूरा चीज समझा दिया और मैं बहुत ज्यादा तकनीकी पक्ष में पढ़ता भी, मैं पढ़ता था कानून बना भी नहीं पाया क्योंकि इतना मुझे डराया गया था। 40% लीकेज, जब मैं आंकड़े पढ़ रहा था 40% पूरे देश के अंदर। 2-3 सर्वे मैंने पढ़ा दिल्ली के और बड़े बड़े विशेषज्ञों के, PDS में हाथ लगाना यानी हाथ जल जाएगा। पूरे PDS सिस्टम को लागू करने की सोच भी पैदा करना उचित नहीं है। मैंने कहा भाई PDS को, जब मैं गांव में जाता था मुझे लगा ये की समस्या सबसे पहली आती है। राशन दुकान खुलते नहीं, राशन की व्यवस्था नहीं है, राशन दुकान के दुकानदार कभी आता नहीं, 1 हफ्ते में एक बार खुलता है। मुझे लगा इस पूरा का पूरा व्यवस्था, और हम इस पूरी की पूरी व्यवस्था को परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। तो मोटा मोटा मुझे जो पूरे छत्तीसगढ़ में घूमने के बाद मुझे समझ में इन समस्याओं का समाधान करने के लिए आर्थिक वित्तीय व्यवस्था तो हो सकती है, क्योंकि इस योजना चावल की सबसे पहले अंत्योदय अन्न योजना AAY के नाम से 2000 में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उन्होंने तय किया BPL परिवारों में, पुअर में से जो पूरेस्ट है उनके लिए योजना शुरू हुई और उस योजना को 2000 में शुरू किया और बहुत कम एरिया को कवर करता था। ये छत्तीसगढ़ के 18 लाख परिवार उसमें शामिल थे और मुझे लगा कि बहुत सारे परिवार इसमें छूटे हुए हैं, बहुत सारी लोगों को इस व्यवस्था से जोड़ा नहीं गया। तो जब हम इस पूरी व्यवस्था को देखने के लिए निकले तो पहले आज जो सबसे बड़ी बहस चल रही है, तेंदुलकर जी ने अपनी एक रिपोर्ट की, देश अभी इसी बहस में छिड़ा हुआ है, पूरा हिंदुस्तान, पूरा पार्लियामेंट। तेंदुलकर जी का कमेटी की रिपोर्ट आएगी, वो बोलते हैं 28 रुपया और 34 रुपया। ये अजीब विसंगति है। बड़े बड़े विशेषज्ञों, 6 अलग अलग विशेषज्ञों की रिपोर्ट मैंने पढ़ी। रंगराजन जी का अलग मत है, सेनगुप्ता जी का है, 70% से ज्यादा लोगों को इस कैटेगरी में शामिल किया है। वर्ल्ड बैंक अपने हिसाब से करता है, प्लानिंग कमीशन के अलग आंकड़े हैं।
इसी में उलझ के हम वर्षों बिता दिए कि गरीब कौन है, बीपीएल कौन है, किसे राशन दिया जाए, इसको उल्टा किया जाए। एक समाधान, एक लाइन का समाधान, हम पीडीएस से किसको दूर रखना चाहते हैं? किसे हम चावल नहीं देंगे, किसे हम गेहूं नहीं देंगे, किसे हम नमक नहीं देंगे, किसे हम दाल नहीं देंगे। एक निगेटिव लिस्ट निकाल दीजिए। आप पॉजिटिव लिस्ट में पूरे जीवन भर नहीं सोच सकते। इनकम टैक्स पे ये नहीं देना, ठीक है, कोई गवर्नमेंट नौकरी में कर रहा है उसको नहीं देंगे, जिसके पास लैंड है 5 एकड़ से 10 एकड़ जमीन उसको नहीं देंगे, जिसके इनकम का क्राइटेरिया आपके अलग अलग श्रेणी में है। ऐसे 6 अलग अलग क्राइटेरिया आप तय कर दीजिए। उसके बाद ये तय कर लीजिए कि जो सबसे गरीब है उनकी एक श्रेणी बन जाएगी, जो पुअर में जो पूरेस्ट है उनके लिए एक श्रेणी बन जाएगी। दूसरा, ऐसे परिवार जिनको हम चिन्हांकित करते हैं जो गरीब है, बीपीएल के हैं, मगर जिन्हें राशन की और बाकी चीजों की चिंता करने की जरूरत है। देश में जब इस बात की बहस होती है बीपीएल, तो एक एवरेज निकाल दिया गया 67%। पंजाब में भी 67% को दिया जाएगा, हरियाणा में भी 67% को यदि क्राइटेरिया किया जाएगा, बिहार में भी 67% क्राइटेरिया है, छत्तीसगढ़ में भी 60% है और दिल्ली में भी 60% लोगों को दिया जाएगा। तो ये आंकड़े कहां से मिलेंगे? ये हर स्टेट में गरीबी सीमा के नीचे रहने वालों के अलग अलग स्तर है। बस्तर और सरगुजा का ट्रैवल, वहां जो उसके दैनिक इनकम है वो हरियाणा और पंजाब के आम आदमी के दैनिक मजदूरी से 4 गुना कम है। इसलिए स्टेट वाइज, राष्ट्रीय स्तर में आप कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि 61% या 54% को हम एक क्राइटेरिया तय कर दिया, मगर हर राज्य की अलग समस्या है, हर राज्य के बीपीएल के अलग अलग आंकड़े हैं, वहां की आर्थिक वित्तीय स्थिति बिल्कुल अलग है। इसलिए जब केंद्र में जो योजना बनती है तो पूरे हिंदुस्तान को एक क्राइटेरिया में फिक्स करके आंक दिया जाता है। ये नहीं जानते कि छत्तीसगढ़ की परिस्थिति, झारखंड की परिस्थिति, उड़ीसा की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। इसलिए जितने विशेषज्ञ हैं, जिनके मैंने रिपोर्ट सबकी देखी है, सेन गुप्ता साहब का, विश्व बैंक का और अलग अलग आंकड़े, इसी में आज पूरी लंबी बहस चल रही है। और इसलिए विलंब होते होते 2009 से 2013 तक पहुंच गया और चुनाव घोषणा पत्र में फिर उसके क्रियान्वयन की बात आती है। आज यदि लोग बोलते हैं कि बड़ा कदम उठाया केंद्र सरकार, अध्यादेश जारी करके आदेश लाके इस योजना का क्रियान्वयन आने वाले 6 साल तक कैसे करेंगे, उसका कोई रोड मैप तैयार है? क्या आपके पास ये सिस्टम तैयार हुआ है देश के अंदर कि आप पीडीएस सिस्टम को पारदर्शिता के साथ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं? क्या आपके पास स्टोरेज है? स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल में, पंचायत स्तर में 1 साल यदि पीडीएस के चावल देना है, गेहूं देना है, 1 साल के लिए क्या आपके पास पूरे देश में व्यवस्था है? इस व्यवस्था को लागू करने में आने वाले 10 साल लगेंगे। 10 साल, मुझे 8 साल लगे छत्तीसगढ़ में स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के गोडाउन से लेकर नीचे पंचायत तक शॉप बनाने में मुझे 8 साल लग गए। ये आखिरी दुकान बनाना, वहां पे स्टोरेज की क्षमता, ब्लॉक लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट लेवल में, और ये कंप्लीट चेन है। ये सिर्फ पीडीएस को लोकसभा में पास हो जाने से नहीं होता। प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, जो विकास ने आपको बताया होगा, इस चेन को कहीं से ब्रेक नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। पहले प्रोडक्शन पे पूरी ताकत लगी थी,